नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लैंड फॉर जॉब का मामला, लालू यादव के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी, 15 जगहों पर रेड। लालू यादव की बेटियों के घर ईडी का रेड। तो एसपी नेता जितेंद्र यादव पर ईडी का शिकंजा। जितेंद्र यादव के घर पहुंची ईडी की टीम। लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव। लालू यादव की बेटी रागिनी जितेंद्र यादव की है बहू। और किस तरह से लालू यादव के करीबियों पर अब जांच की आंच पहुंच रही है। जहां दिल्ली के बाद बिहार और बिहार के बाद अब ये आंच उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। सीबीआई की गिरफ्त के बाद अब 7 दिनों की ईडी रिमांड। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे सिसोदिया। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कई क्षेत्र महिलाओं की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति की गति और पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। सहकारिता क्षेत्र, उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। आने वाले वर्षों में 2 लाख से ज्यादा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव बनाए जाने वाले हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिला किसानों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस समय देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विकास संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। तो विकास को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएम धामी से मिले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। विकास को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। तमाम विषयों पर चर्चा की गई। सीएम धामी जहां दिल्ली के दौरे पर हैं, इस दौरान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात रही।
हरियाणा में बढ़ती रिश्वतखोरी के मामले चिंताजनक है। मामला समालखा से है, जहां पर पब्लिक हेल्थ कार्यालय समालखा में तैनात एसटीओ व जेई को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 1,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। स्टेट विजिलेंस के इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीओ और जेई ठेकेदार के बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। इंस्पेक्टर सुमित कुमार के मुताबिक एसटीओ ने ठेकेदार से 2 लाख की डिमांड की थी, साथ ही जेई ने 15% कमीशन की मांग की थी। आज स्टेट विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता ठेकेदार की शिकायत पर एसटीओ और जेई के रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने बताया कि एसटीओ व जेई को कल कोर्ट में पेश कर पूछताछ की जाएगी, ताकि रिश्वतखोरी के अन्य मामले का भी खुलासा हो सके। ये हमारे पास आज एक कंप्लेनेंट आए थे, जो टेंडर लेते हैं अपना, जो गांव के अंदर पाइपलाइंस वगैरह हैं, पानी की सीवरेज वगैरह, जो उनके टेंडर लेते हैं। तो हमारे पास कंप्लेनेंट आए, उनके कोई बिल वगैरह पेंडिंग थे। उन्होंने 80-85 लाख के करीब कोई टेंडर ले रखे थे। अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट है समालखा के अंदर, वहाँ पे एसडी और जेई बैठते हैं। तो इनके बिल क्लियर करने के एवज में वो इनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिस पे हमने इनकी कंप्लेंट लेके आज इंडिपेंडेंट विटनेस को साथ लेके हमने ट्रैप लगाया और इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया रिश्वत की राशि के साथ। कितनी राशि के साथ गिरफ्तार किया सर, और कब से मामला? इन दोनों को हमने इनके ऑफिस से ही, समालखा के अंदर इनका ऑफिस है, वहीं से हमने फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में आज से 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत फरीदाबाद से सांसद एवं ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की और मंच से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया, साथ ही खेल भावना से खेलने को आह्वान भी किया। इस अवसर पर उन्होंने ट्रैक्टर में पहुंचकर खिलाड़ियों की दौड़ शुरू करवाई। आपको बताते चले कि सांसद खेल महोत्सव के तहत 3 कैटेगरी का खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 14 साल से कम और 14 साल से अधिक और 19 साल तक तथा 19 साल से ऊपर के खिलाड़ी शामिल हैं। खेल महोत्सव के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन 3 अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अलग अलग 3 दिन तक आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार इन खेलों के आयोजन से नए प्रतिभावान खिलाड़ी सामने निकल कर आएंगे, जो भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन बेमौसम बारिश किसानों के लिए अभिशाप बन जाती है। रायगढ़ और कोंकण में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है, जिससे कोंकण के आम उत्पादक संकट में आ गए हैं। किसान चिंतित है क्योंकि इस बारिश ने रबी सीजन की फसल भी बर्बाद हो गई है। ईंट भट्टा व्यवसायियों को भी इस बारिश से संकट का सामना करना पड़ा है। कोंकण में इस तरह त्योहारों की खुशी तो दूसरी तरफ किसानों की आंखों से पानी छलक पड़ा है। इस नुकसान के बाद सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। ऐतिहासिक इमारत गेटवे ऑफ इंडिया पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 100 साल पहले बनी इस इमारत की नींव और दीवारें कमजोर हो रही हैं। समय रहते इसकी सुरक्षा के उपाय नहीं हुए तो यह इमारत कभी भी गिर सकती है। यह आशंका भारतीय पुरातत्व विभाग ने जताई है। इस संबंध में विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। बताया है कि समुद्र के किनारे खड़ी यह 100 साल पुरानी इमारत समय के साथ कमजोर होती जा रही है। इसकी नींव और दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में समय रहते इसकी मरम्मत की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ठाकरे गुट के नेता सदानंद कदम को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने साई रिजॉर्ट से संबंधित घोटाले के मामले में हिरासत में लिया गया है। ईडी उन्हें लेकर मुंबई रवाना हो चुकी है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के रत्नागिरी के दापोली में स्थित साई रिजॉर्ट अवैध तरीके से और मनी लॉन्ड्रिंग के बनाया गई है और सदानंद कदम इसमें पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब के पार्टनर भी हैं। यह आरोप बीजेपी नेता किरीट सौम्या लगाते रहे हैं। सदानंद कदम को अरेस्ट किए जाने की जानकारी किरीट सौम्या ने दी है, लेकिन ईडी की तरफ से उन्हें अरेस्ट किए जाने की जानकारी नहीं है। दापोली साई रिसोर्ट घोटाला, अनिल परब के
पार्टनर सदानंद कदम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब तेरा क्या होगा अनिल परब। और अब बात बिहार की सुपौल से खबर है, जहां पर छातापुर थाना क्षेत्र के लालगंज में अचानक आग लग गई, जिसमें 5 परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि दोपहर के समय अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते 5 परिवारों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही घटना के बाद पंचायत समिति सदस्य राजकुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग किया। सरकार के घर में जो भी आपका लाभ मिलना चाहिए। चला वीडियो बन रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने फिर से एक बार सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बिहार सरकार का बजट जनता को ठगने वाला बजट है। बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों को नौकरी देने की बात कही गई थी, अभी तक उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन्हें नौकरी देने के जो वायदे पूरे नहीं किए गए वो पूरा नहीं होता है तो मजबूरन भाजपा को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। सरकार को देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सैलरी और पेंशन का जो खर्चा होता है वह हिंदुस्तान में कोई भी प्रदेश अपना 54% पैसा सैलरी में जो अपने और पेंशन में देता है। बिहार में यह केवल 37% है। अर्थात जो देश में लोग तनख्वाह में दूसरे प्रदेश खर्चा करते हैं उसके मुकाबले आप 17% कम राशि खर्च करते हैं। और पिछले साल जब बात हो गई थी अप्रैल में कि भाई 2,35,000 हम नौकरियां देंगे, 1,15,000 के शिक्षकों की देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है यह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा बजट जो है बिहार सरकार ने धोखे का बजट किया। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने का अनुरोध भी किया। सीएम ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध भी किया है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से ऑटोमोटिव उद्योग और नवाचार और नई तकनीकी पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कराने का आग्रह भी किया, ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन में अवसर बढ़ेंगे। तो वहीं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वासन भी किया। उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में बीजेपी का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है। इसीलिए बीजेपी 5 पॉइंट्स फॉर्मूला लेकर आई है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी मुस्लिमों के बीच पैठ जमाने के लिए सिर्फ पसमानदा कार्ड ही नहीं बल्कि वन नेशन वन डीएनए वास्तव देने के लिए स्नेह मिलन और सूफी सम्मेलन सहित 5 पॉइंट्स फॉर्मूला पर काम कर रही है। इसके अलावा मन की बात का उर्दू में विमोचन भी अब होगा। उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां सब तैयारियों में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि अगर स्टेट में या केंद्र में सरकार बनानी है तो मुस्लिम वोट बैंक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब 5 पॉइंट फॉर्मूला बनाया है। इस 5 पॉइंट फॉर्मूले के तहत पहला फॉर्मूला है कि अब मन की बात का विमोचन उर्दू में भी होगा, तो इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक और बहुत बड़ा फैक्टर लेके आई है। पासमानदा कार्ड के अलावा भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन डीएनए का नया फॉर्मूला लेके आई है। इसके साथ तमाम
जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका साथ पाने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सूफी सम्मेलन कर रही है और किसी भी हाल में मुस्लिम वोट बैंक को पाना चाहती है। वही समाजवादी पार्टी जो समझती है कि उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनका बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है और मायावती की नज़र भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे में किसको मिलेगा मुस्लिम वोट बैंक, ये देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। कांग्रेस प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग उर्मिला चौधरी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। बुलंदशहर के सभी जन को अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ और सब धूमधाम से आराम से होली मनाए, अच्छे से रंग उड़ाए और अच्छे से शांति से होली मनाए। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जय प्रियंका गांधी, जय कांग्रेस पार्टी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी कैबिनेट में 22 में से 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसकी जानकारी दी। अयोध्या में 465 करोड़ से 3 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। रायबरेली डलमऊ मार्ग 4 लेन बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। गुंडा एक्ट 1970 में 2015 में आंशिक संशोधन किया गया। अब राशन लेने पर मोबाइल में मैसेज आएगा, पर्ची मिलेगी। उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2023 की स्वीकृति की गई। कॉलेज ग्रामीण इलाकों में स्टेडियम खोले जाने का भी निर्णय लिया गया। तो आयुष्मान भारत में एक मरीज का डाटा उपलब्ध होगा। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए नीति बनेगी। परिवहन विभाग में स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। 15 साल पुराने वाहनों को हटाए जाने का प्रस्ताव मंजूर। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी। यूपी में 4 निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है। साल से ऊपर की जो गाड़ियां पुरानी है उसको 50% हम छूट देंगे, कोई स्क्रैप कराएगा तो। या जो 20 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उसको हम 75% उसके मूल्य जो कर है उसमें भी, और जो हमारे पेनाल्टी है दोनों में 75% की छूट देंगे तो यदि वो गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं। और जो हमारी एनसीआर क्षेत्र की जो हमारी गाड़ियां जो डीजल हैं और वो 10 साल पुरानी है तो उनको भी 50% हम उनके छूट में, उनके कर में और उनके जो हमारे वो है पेनाल्टी है, दोनों में उनको 50% की छूट देंगे। और 15% जो पेट्रोल गाड़ियों पे और 10% डीजल गाड़ियों पर भी हम छूट प्रदान करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन को कम करने के लिए 30% पोल्यूशन हमारे माने गाड़ियों के धुएं से होते हैं। तो यदि नई गाड़ियां आएंगी तो पोल्यूशन को नियंत्रित करने में बहुत सहयोग मिलेगा और इसके लिए भारत सरकार हम लोगों को 300 करोड़ रुपया अलग से देगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। आयोग की रिपोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और कोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, जिस तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री को मिली थी, आज कैबिनेट में रख दी गई है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कैबिनेट में रिपोर्ट आ गई है, हमने उसको स्वीकार किया है। माननीय न्यायालय में चूंकि मामला पहले से विचाराधीन है तो उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट के प्रति हम रखेंगे और माननीय न्यायालय जो भी आगे निर्णय करेगा उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। विपक्ष कह रहा है बहुत सारे जिलों में आयोग के लोग गए ही नहीं। विपक्ष डिरेल्ड है, हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। हम विधि सम्मत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और ओबीसी समाज, सर्व समाज के लोग हमारे भाई हैं। हम सबके हितों की रक्षा करते हुए, सुरक्षित करते हुए उनको आगे बढ़ रहे हैं। यूनिक आईडी भी सर आप दे रहे हैं अपने मरीजों? देखिए, सभी मरीजों को यूनिक आईडी दे रहे हैं जिससे उनके बीमारी का इतिहास, उनको कौन सी जांच कराई, क्या रिपोर्ट रही है, दवाइयाँ क्या खाई हैं, सब दर्ज रहेगा। जीवन काल में उनके काम आएगा और चिकित्सक के पास अचानक जाते हैं तो वो डिजिटली खोल करके आपको उचित सलाह दे पाएंगे। धन्यवाद। ये हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास रिपोर्ट आ गई है, उसको कैबिनेट में चर्चा की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट रखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होंगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रदेश भर के सभी मरीजों को जो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे उनकी एक यूनिक आईडी जनरेट करेंगे, जिसमें उनके इलाज से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री होगी, उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो उस पर डाली जाएंगी। पूरे देश भर में वो कहीं भी अगर इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वो डिटेल्ड हर अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।